नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं खास प्रोग्राम फ्राइडे के लिए साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। ये प्रोग्राम हर फ्राइडे को आपके सामने होता है और इसमें सैयद अली मुश्तबा साहब जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, चेन्नई में रहते हैं, एमजीआर यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाते हैं, जाने माने राइटर हैं, उनके साथ हम बात करते हैं साउथ एशिया, दक्षिण एशिया के मुल्कों में जो ताज़ा घटनाक्रम है उस पर चर्चा करते हैं। आज हम जिन खबरों पर बात करेंगे वो अफगानिस्तान से शुरू करेंगे। अफगानिस्तान अपने जो जिसे कहते हैं कि वो सीज किया हुआ पैसा, यानी दबाया हुआ पैसा अमेरिका और यूरोप के जरिए वो वापस लेने के लिए फिर से उसने एक तरह से रिक्वेस्ट की है। और उसके अलावा भी कई खबरें हैं अफगानिस्तान से, उस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान को आईएमएफ से एक बड़ी रकम मिली है एड के तौर पर, मदद के तौर पर। और उसके अलावा बांग्लादेश से भी खबरें काफी अहम है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मोहम्मद यूनुस से यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के मौके पर मिलने से इनकार कर दिया। क्या कुछ है वहां पर। और आज खास तौर पर मैं ये भी बता दूं कि श्रीलंका में जो इलेक्शन हुए हैं, जो प्रेडिक्शन किया था, जो भविष्यवाणी की थी सैयद अली मुश्तबा साहब ने, वो बिल्कुल सटीक उतरी है, जिसमें अनुराग कुमारा दिस्सानायके वहां पर प्रेसिडेंट चुने गए हैं। वहां अब क्या हालात हैं उस पर बात करेंगे। और म्यांमार में भारत अपना रोल क्या तलाश कर रहा है वो भी हम देखेंगे, बहुत ही अहम है। मालदीव की भी एक खबर है, उस पर भी हो सकता है वक्त रहा तो उस पर भी बात करेंगे। जनाब सैयद अली मुश्तबा साहब, आपका खैर मकदम है, वेलकम है, और आप हमें वक्त दे देते हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए अफगानिस्तान की क्या कुछ खबर है। अफगानिस्तान में तालिबान मुसलसल मजबूत होने की खबरें आ रही हैं, अब क्या कुछ सूरत हाल है? जी बहुत बहुत शुक्रिया काज़मी साहब। मेरे सामाइन को मेरा आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। देखिए, आज की जो खबर है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट खबर मैं कहता हूँ। वो ये है कि अफगानिस्तान के फंड्स जो हैं वो अमेरिका ने और वेस्टर्न यूरोप के बैंक में बंद है या सीज किए हुए हैं। ये जब से जो है 2001 से जब ये तालिबान गवर्नमेंट आई यहाँ पे, और उसके बाद से ये फंड्स जो हैं वो उनके सीज किए हुए हैं। अब ये कितने फंड हैं, क्या 2021 में तालिबान की सरकार बनी थी, उसी वक्त से ये फंड सीज है। और तालिबान जो है वो, क्योंकि उनकी इकोनॉमिक हालत बहुत खराब है और उनको जो है पैसों की जरूरत है, तो वो बार बार जो है वो ये कह रहे हैं कि ये जो हमारे फंड्स हैं इसको रिलीज करें। लेकिन वो जो अमेरिका है और वेस्टर्न यूरोप है, इसके बारे में कोई भी पहल नहीं कर रहा है कि वो कब करेंगे या नहीं करेंगे, क्या करेंगे। अभी जो खबर जिसके ऊपर हम आपसे चर्चा करना चाह रहे हैं, ये खबर निकल के आई है कि $337 मिलियन जो है वो इंटरेस्ट हो गया है स्विट्जरलैंड के बैंक में अफगान फंड का। तो यहीं से खबर शुरू होती है। तो अभी जो खुलासा हुआ है कि टोटल अफगान फंड जो अमेरिकन और यूरोपियन बैंकों में बंद है, उसकी जो रकम है वो $9 बिलियन है। $9 बिलियन जो है वो अफगान का जो फंड्स हैं वो अमेरिका और यूरोप में जो है वो बंद है। उसमें जो है $3.5 बिलियन जो है, $9 बिलियन में $3.5 बिलियन में जो है वो स्विट्जरलैंड के बैंक में बंद है, जो कि अफगान ट्रस्ट उन्होंने एक बनाया है, उस ट्रस्ट में उसको रख दिया है वो पैसा। और उसी का इंटरेस्ट जो है वो $337 मिलियन हो चुका है, जिसकी घोषणा अभी स्विट्जरलैंड से ही हुई है कि इनका इतना इंटरेस्ट हो गया इसमें। और अब जो बात यहाँ पे आ रही है कि वो 9 में से अगर आप 3 घटा देंगे तो $6 बिलियन जो है वो कहाँ है, किस बैंक में है, किस जगह है, उसकी कोई जानकारी नहीं है। अब जो अफगानिस्तान के जो बड़े ओहदेदार हैं, अब्दुल लतीफ नजीब, ये कोई मिनिस्टर है वहां के, उन्होंने इस बात की घोषणा की है कि इस तरह की जो है चीजें हो रही हैं। हमारा $9 बिलियन अगर अफगानिस्तान को मिल जाता है तो उनको बहुत राहत होगी उनके डेवलपमेंट के लिए और उनके लिए। तो खबर यही खत्म हो जाती है कि
ये अब मालूम हो गया कि इतने पैसे जो है अफगानिस्तान के भरे हुए हैं, वहां रखे हुए हैं, जो कि अफगानिस्तान मांग रहा है कि मेरे फंड्स रिलीज कीजिए हमें। वहां पे क्या हो रहा है ना अफगानिस्तान के अंदर कि 2001-2002 से अमेरिका ने डोनर मुल्क बना दिए हैं। अब डोनर मुल्क जो है वो हर हर महीने और वो पैसे भेजते हैं अफगानिस्तान को, अफगानिस्तान की इकोनॉमी को चलाने के लिए। अब उसमें यूनाइटेड नेशन के जो जो एजेंसी है, उसमें उसने कहा कि डोनर मुल्क ने जो है कि फंडिंग में 30% से ऊपर कमी हो गई है, जो कि उनके लिए ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए, उनके दवाओं के लिए, उनके खाने के लिए, उनके हॉस्पिटल्स के लिए जो यूज हो रहा है। तो वहां पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस तो है ही है। तो वो डोनर मुल्क जो है वो अपना हाथ खींच रहे हैं। अब अफगानिस्तान अपने मतलब जो उनके खान हैं, उनके जो मतलब मिनरल्स हैं और पाइपलाइन है और ये है वो है, तो इस तरह से वो अपने रिसोर्सेज बना रहे हैं, कुछ टैक्स भी ले रहे हैं। तो इस तरह से वो अपनी इकोनॉमी को चला रहे हैं, जिसको यूनाइटेड नेशन ने खुद कहा है कि 3 पॉइंट कितना परसेंट जो है 2% या 5% इंप्रूवमेंट आया है उनकी इकोनॉमी में। लेकिन इस सारी कड़ी में अगर उन्हें ये फंड्स रिलीज हो जाते हैं, देखिए तालिबान के दो बड़े डिमांड्स हैं। एक तो बड़ा डिमांड उनका ये है कि मेरे फंड्स रिलीज कीजिए, दूसरा उनका डिमांड है कि हमें रिकॉग्नाइज कीजिए। ये दोनों अमेरिका नहीं कर रहा है। तो हम लोग अब इसकी इसी हवाले से, रिकॉग्निशन के हवाले से ये है कि अभी 2 दिन पहले जो है अफगानिस्तान यानी कि तालिबान रिजीम का जो एम्बेसडर है, वो उज्बेकिस्तान में अपनी एम्बेसी में जाके मतलब अपना स्थान ग्रहण ग्रहण कर चुका है। तो अब उस अफगानिस्तान से और अफगानिस्तान की भी जो है एम्बेसडर लेवल की जो है जो रिलेशनशिप है, वो पिछली बार हम लोगों ने ओमान की बात की थी, इस बार हम लोग जो है वो ताजिकिस्तान की बात कर, उज्बेकिस्तान की बात कर रहे हैं। तो ये खबरें जो है बड़ी अहम है, जो कि अफगानिस्तान के हवाले से। अच्छा, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली हो रही है इस वक्त, दुनिया भर के लीडर्स वहां पर हैं, अब तो वापसी का भी सिलसिला शुरू हो गया। वहां कहीं तालिबान को कोई जगह, कोई कुर्सी, कोई बाहर बैठ रखा हुआ स्टूल स्टूल कोई मिला बैठने को? नहीं नहीं, उसमें ये भी खबर बहुत अहम है कि तालिबान इस बारे में बहुत खफा है कि उन्हें जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इनवाइट नहीं किया गया, और वो उन्होंने बाकायदा मतलब अपना प्रोटेस्ट जाहिर किया है। और उसके बाद जो है मतलब उन्होंने कहा है कि यूनाइटेड नेशन को जो है हमें बुलाना चाहिए था, अगर हम हमें बुलाते तो हमें रिकॉग्निशन मिल जाती, इस तरह की बातें की हैं। लेकिन जो खबर है कि उनको अभी यूनाइटेड नेशन ने जो है मतलब स्वीकार नहीं किया है, उनके गवर्नमेंट को और उनके इसको। अब एक आखिरी खबर जो है, जी बोलिए। जी, वो अमेरिका के इलेक्शन में भी कुछ डिस्कस हो रहा है साहब। अफगानिस्तान, डोनाल्ड ट्रंप। मैं वही बोलने वाला। जी जी जी, वो वो क्या कुछ? ट्रम्प साहब जो हैं वो इलेक्शन के भाषण में, जैसे हमारे मोदी साहब जो हैं वो अपने कुछ न कुछ दाग देते हैं अपने इलेक्शन में। अभी वो कश्मीर में भी जो है कुछ बोले थे, कुछ अभी उसका भी नोटिस हुआ था। तो उसी तरह से ट्रम्प जो है वो तो अभी अपोजिशन में है आज के डेट में। तो वो अपने भाषण में उन्होंने कह दिया कि बिडेन के ऊपर वो बरसे। उन्होंने कहा कि बिडेन ने बहुत बड़ी हमाकत की है कि बरगाम एयरपोर्ट जो एयरबेस था यूएसए का, जिससे कि डायरेक्ट अमेरिका का कनेक्शन था और पूरा असलाह जो है वो अमेरिका का वो बरगाम एयरपोर्ट पे ही पड़ा हुआ था, उसको जो है बिडेन साहब ने खो दिया या उसको जो है तालिबान को दे दिया। तो हम अगर जब प्रेसिडेंट बन जाएंगे तो हम बरगाम एयरपोर्ट को फिर से ले लेंगे। उसको हम ये वही एयर बेस है जो 15 अगस्त 2021 को रात में लाइटें बंद करके अमरीकी फौजियों ने वो हवाई जहाज उड़ाया था, जिसको अब तक लोग याद करते हैं कि अमरीकी इतने डरे हुए थे। और ये एयरबेस काबुल से तकरीबन 20 किलोमीटर नॉर्थ में है। और मैं खुद इत्तेफाक से 1996 में बगराम एयरपोर्ट पर एक फ्लाइट से उतरा था वहां। उस जमाने में तो जब तक ये अमेरिका का ये मौजूदगी नहीं थी, तो उस एयर बेस पर पहली बार मैंने देखा। ऐसे एयर बेस पे पहली बार मैं उतरा, एक सिविलियन जहाज था, यहां से 10-12-15 जर्नलिस्ट गए थे। और वहां तालिबान का हमला हो जाता था कभी कभी, तालिबान का कब्जा नहीं था तब तक, तो मिसाइल से वो होता था, तो लोहे की बड़ी सी शीट वहां फौरन बदल दी जाती थी ताकि हवाई जहाज फिर भी उतर सके। बहुत छोटा रनवे और एयरपोर्ट के चारों तरफ कोई दीवार नहीं, ट्रैक्टर में सामान रखो और अपना अपना सूटकेस उठा लो। इस हालत में मैंने वहां देखा। और ये वही एयरपोर्ट है जिस पर उन्होंने बाद में एयरबेस भी बना लिया था और अफगानियों को कैद करके भी वहां रखा जाता था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बेस था। यकीनी तौर पर
काबिज फौज के लिए इंपॉर्टेंट था। जी, अपनी बात थोड़ा सा आगे बढ़ाएं। अब और क्या कुछ है, ईरान और अफगानिस्तान के बीच में भी कुछ खबर बताई जा रही है। ये वहां पे पोरस बॉर्डर था अफगानिस्तान और ईरान के बीच में, जिससे मतलब ये कि जो भी पोरस बॉर्डर है होते हैं, जैसे हमारे यहाँ नेपाल के साथ है, तो लोग तो आना जाना करते ही हैं। अब जब हालात जो है अफगानिस्तान के बहुत खराब हो चुके हैं या हो चुके हैं, तो ये काफी टाइम से जो है यहाँ से जो रिफ्यूजीज हैं अफगानिस्तान से वो ईरान जा रहे हैं। पहले जब पाकिस्तान आते थे, वो लंबा चौड़ा मतलब बॉर्डर है पाकिस्तान का और ईरान का अफगानिस्तान के साथ मिला हुआ। तो अब ईरान जो है वो काफी वहां पे क्लैशेस भी होते हैं, मतलब झगड़े भी होते हैं, गोलियां भी चलती हैं, ये सब होते हैं। तो ईरान जो है उसकी फेंसिंग कर रहा है, वो भी सीमेंटेड फेंसिंग, वो तार नहीं लगा रहा है बल्कि वो सीमेंट की फेंसिंग कर रहा है बाकायदा, जैसे मतलब एक दीवार बन गई इस तरफ और एक दीवार बन गई उस तरफ। तो अभी जो खबर है वो ये है कि 10 किलोमीटर की उन्होंने दीवार बना दी है, और ऐसी दीवार जो है उनकी शायद 90 किलोमीटर तक जाएगी, 80 किलोमीटर तक। असल में अफगानिस्तान से अक्सर जो कंसर्न रहता है ईरान में, वो ड्रग ट्रैफिकिंग का भी रहता है और गैर कानूनी लोगों के आने जाने का भी रहता है। अच्छा, पाकिस्तान की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान में बहुत महंगाई, लोगों के लिए जिंदगी मुश्किल, उस बीच में आईएमएफ का कोई बड़ा फंड उनको मिला है। क्या है पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान का मामला ये है कि वो कभी चीन से उसे कुछ मिल जाता है, कभी सऊदी अरब से, कभी यूएई से। तो ये किस तरह से मुल्क चल पाता है या चला पाएंगे कि पैसा कर्ज ही लेते रहो या एड ही लेते रहो और उसी पर चलते रहो, क्या कुछ है? जी, पाकिस्तान तो मैंने कई बार बताया है कि लेबोरेटरी है खबरों की, जितनी खबर आप चाहिए पाकिस्तान से उठा लीजिए। अब आईएमएफ के ऊपर आइए, जिसमें नवाज शरीफ बहुत खुश हैं कि आईएमएफ ने उन्हें $7 बिलियन का जो है वो मतलब बेल आउट पैकेज जो है दिया है। और अब नवाज शरीफ ने कहा कि अब हम बहुत खुश हैं, और 2 महीने, हाँ, दो महीने से, जी शहबाज शरीफ ने, जी 2 महीने से जो है इस पे नेगोशिएशन चल रहा था। ये फाइनल इसकी अभी वो जो न्यूयॉर्क में है, तो उसी टाइम उसकी अनाउंसमेंट हुई और उन्होंने उनको थैंक यू कहा और ये सब कहा। इस हवाले से जो खबर आई है वो बहुत चौंका देने वाली है कि ये $7 बिलियन तो उनको मिल गया, और वो मतलब अभी तत्काल के लिए जो उनकी जो इन्फ्लेशन है और ये है वो है, उस पर शायद काबिज कर लें। लेकिन वो जो उनका टोटल कर्जा है, पाकिस्तान का जो टोटल कर्जा है वो $130 बिलियन है, जो पाकिस्तान को अदा करना है। अब ये 7 बिलियन क्या होगा उसमें वो कहाँ जाएगा? समझ गए ना? जिसमें 90 बिलियन जो है वो उनको 3 साल के अंदर अंदर अदा करने हैं, नहीं तो वो डिफॉल्टर हो जाएंगे और फिर उसके और सब जो है। लेकिन इसी हवाले से अभी शहबाज शरीफ ने थैंक यू कहा है आईएमएफ को, सऊदी अरेबिया को और चाइना को, जिनकी वजह से उनका जो है पूरा इकोनॉमिक जो इनस्टेबिलिटी थी वो अब किसी तरह से बहाल हो रही है। लेकिन किसी को अभी तक ये नहीं मालूम है कि सऊदी अरेबिया ने कितनी फंडिंग की है और चाइना ने कितनी फंडिंग की है। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि यूएई ने भी कुछ पैसे दिए थे। तो पाकिस्तान का तो यही किस्सा है ना, पाकिस्तान तो वो तो चंदे की सरकार है। अब वो तो आज से नहीं, वो 1948 से चंदे की सरकार चल रही है, और कभी तक आज तक उन्होंने जो है अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट ही बराबर नहीं किया है कि जितना वो खर्च करते हैं और जितना उनका आमद है और उनकी खर्च है उसमें कोई प्रोपोर्शन नहीं है। अब 130 बिलियन के कर्जे में डूबा हुआ है मुल्क, 90 बिलियन उसको जो है देना है 3 साल के अंदर। अभी जो है आईएमएफ ने 7 बिलियन दिया है, उससे पहले भी 2-3 महीना पहले भी 7 बिलियन वगैरह दिया था। तो अब इसको कैसे मैनेज करेंगे, ये तो मुझे शहबाज शरीफ के मतलब जो परदादा है या छड़दादा है उनको भी इसका इल्म नहीं होगा कि वो कैसे मैनेज करेंगे इतना बड़ा। बहुत मुश्किल में है वहां की सरकार, और वहां एक इकोनॉमी का बहुत ज्यादा परेशानी है। हालांकि हमारे ऊपर भी कर्ज बहुत बढ़े हैं इस 10 साल में, वो हमारा टॉपिक भी नहीं है इस वक्त बात करने का। लेकिन अब मैं चलना चाहता हूं, जुडिशरी को कंट्रोल करने की बात हो रही है। देखिए, जहां जहां एक बहुत ही दिलचस्प पैरेलल है, इजराइल में नेतन्याहू ने कोर्ट को कंट्रोल करने के लिए वहां एक रिफॉर्म के नाम पर कुछ लाने की कोशिश की, वहां प्रोटेस्ट हुए।
हमारे यहाँ भारत में कॉलेजियम को जीरो करने की कोशिश की गई, वो किसी तरह से बच गया। अब पाकिस्तान में अदालतों को कंट्रोल करने का सिलसिला शुरू हो रहा है। इन सब के लिंक किसी एक जगह जुड़े हुए हैं। अदालतों पर क्या है ये मामला कि डेमोक्रेसीज को कंट्रोल करके यानी अपने हिसाब से चलाएंगे, अदालतों को भी अपने हिसाब से चलाएंगे। क्या क्या है पाकिस्तान में अदालतों को इस वक्त कौन सा मामला है, इस वक्त कौन सा मामला है जिसकी वजह से सरकार जुडिशरी को अपने कंट्रोल में करना चाह रही है? देखिए, ये किस्सा जो है वो ये है कि इमरान खान को जेल में हमेशा के लिए बंद करने के लिए ये पूरी साजिश रची जा रही है शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने, जिसने एक ऑर्डिनेंस लेकर के वो आए हैं कि वो जुडिशियल जो हायर जुडिशरी है सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे उसके जो इख्तियार हैं या उसके पास जो पावर है उसको कंट्रोल करें। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो ऐसा मतलब मानने से इनकार कर रहे हैं। इसके अगेंस्ट में जो है जो पीटीआई पार्टी है इमरान खान की, उसने एक केस भी हाई कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट में रजिस्टर किया है, जो कि रजिस्टर हो चुका है। और उनका ये कहना है कि ये ऑर्डिनेंस जो है वो बिल्कुल ही मतलब बेबुनियाद है, इसका कोई डेमोक्रेसी से मतलब ही नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी में हमेशा जुडिशरी और जो एग्जीक्यूटिव है वो अलग अलग है, उनके अलग पावर है, इनके अलग पावर है। अगर एग्जीक्यूटिव कोई ऐसा लेजिस्लेशन बना के लाती है जो कि आवाम के लिए या जुडिशरी के लिए वो सही नहीं है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट जो है वो मतलब उसको खारिज कर देती है। ये सारी दुनिया की के इसमें हो चुका है, होता है जो भी डेमोक्रेसी के अंदर। तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो मतलब एग्जीक्यूटिव से ज्यादा मतलब ऊपर है, वो दोनों के अलग अलग सेपरेशन ऑफ पावर हैं। अभी जो ऑर्डिनेंस आया है पाकिस्तान में वो सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ये ऑर्डिनेंस आया है। अब ये ऑर्डिनेंस लॉ बनेगा कि नहीं बनेगा, उनकी मेजोरिटी है कि नहीं पार्लियामेंट में, तो वो तो जब सेशन आएगा और जब सेशन होगा या मतलब जब पार्लियामेंट बैठेगी तब इसके ऊपर होगा। अभी जो वहां पे मतलब जो एक तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है कि शहबाज शरीफ ने ये जो कानून लेकर के आए हैं एज अ ऑर्डिनेंस, इसको जो है मतलब वो वापस लें और इसको मतलब मुअत्तल करें, यही खबर है। अजी और भी कोई खबर है पाकिस्तान की, वो क्या बता रहे थे? जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। ये खबर तो बहुत दिनों से चल रही थी, लेकिन अब जो खबर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है कि मोहम्मद बिन सलमान जो MBS कहलाते हैं, सऊदी अरेबिया के लिए जो क्राउन प्रिंस हैं, उन्होंने बहुत सख्त मतलब अल्फाज में शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को कहा है कि ये शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट तो इसमें इन्वॉल्व होगी नहीं कि वो भिखारियों को पाकिस्तान जो है वो उम्रा के लिए भेजते हैं। ये बहुत बड़ा रैकेट है। और सऊदी अरेबिया में जो है ये भिखारी बाकायदा वीजा लेकर करके वहां भीख मांगने पहुंच जाते हैं और बहुत बड़ी तादाद है इनकी। और ये भिखारी का एक बहुत बड़ा स्कैम है वहां पाकिस्तान में, जिनको ट्रैवल एजेंसी जो है वो उनको पैसा देती है और उनसे कहती है कि आप जाइए भीख मांग करके लाइए, फिर हमारे टिकट वगैरह का पैसा वापस कर दीजिए, जो कमाइए वो रख लीजिए आप। तो ये पूरा धंधा वहां पे जो है वो सऊदी अरेबिया के अंदर चल रहा है। और सऊदी अरेबिया की बहुत बदनामी हो रही है, इसलिए कि पूरी दुनिया से लोग आते हैं मतलब वहां पे जियारत करने के लिए और उम्रा करने के लिए। इवन हज के टाइम में भी आपको वहां भिखारी मिल जाएंगे जो कि ज्यादा से ज्यादा वो पाकिस्तानी मूल के होते हैं। तो ये पाकिस्तानी जो है एक तरीका इन्होंने इख्तियार कर लिया, भले आप भिखारी हो या ना हो, महीने भर के लिए या 15 दिन के लिए वहां जाके भीख मांग लीजिए आप। तो एक दो बार जो है वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो है वो रेड भी किया था, बल्कि तैयारा मतलब इट वाज रेडी टू फ्लाई और उस पर अटैक हुआ, मतलब रेड हुआ। तो उसके अंदर मालूम हुआ कि बहुत से भिखारी बैठे हुए हैं, मतलब जो जहाज पाकिस्तान से उड़ने वाली थी सऊदी अरेबिया जाने के लिए, तो उनको फिर रोका गया, उनको निकाला गया। तो ये अब ये खबर जो है ये तो आ ही रही थी, लेकिन अब क्या है कि सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट जो है वो मतलब इन्वॉल्व हो गई है इसके अंदर, और उसने बहुत कस के जो है मतलब इब्राहिम ये खबर इंटरेस्टिंग तो है, लेकिन हो सकता है कुछ लोगों को रोजगार का आइडिया भी दे, यानी कुछ लोग हो सकता है इस तरह से जाने की कोशिश करें। और बहरहाल हालात जहां इकोनॉमी खराब होती है वहां लोग मुख्तलिफ तरीकों से अपना कारोबार और चलाना चाहते हैं। तो खैर पाकिस्तान से ये भी हो रहा है, ये बाकायदा हाईलाइट हुआ है क्योंकि MBS ने सरकार से कहा है कि भिखारियों को ना आने दें। ये बहुत ही अहम खबर है। अच्छा, बांग्लादेश की तरफ चलते हैं, हमारे पास वक्त जो है वो
आहिस्ता आहिस्ता जरा कम रह गया। बांग्लादेश में क्या कुछ हो रहा है, वहाँ इलेक्शन की कोई डेट सामने आ रही है, क्या कुछ हो रहा है? बांग्लादेश में दो खबरें हैं, बहुत अहम खबर है। एक तो जो वहाँ के आर्मी चीफ हैं, जिन्होंने मतलब हसीना वाजिद को वहां से पैक ऑफ करवाया था 5 अगस्त को, उनका अनाउंसमेंट ये है कि बांग्लादेश में इलेक्शन नवंबर दिसंबर 2025 में हो जाएंगे। 1-1.5 साल का उन्होंने वक्फा मांगा है और उन्होंने कहा है कि क्योंकि वो ये तो कह रहे हैं कि मतलब हम कोई रोल नहीं प्ले कर रहे हैं बांग्लादेश के मतलब इंटरिम गवर्नमेंट में, लेकिन जब उन्होंने अनाउंस किया है, ये मोहम्मद यूनुस ने नहीं अनाउंस किया है या ना ही वहां के इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस किया है, ये बाकायदा जो हेड ऑफ द आर्मी स्टाफ है, उनका नाम है वकारुज्जमा, वो उन्होंने अनाउंस किया है। तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर है। बांग्लादेश की सरकार में एक बहुत ही नए किस्म का तजर्बा हो रहा है, शायद आपने भी महसूस किया हो। दुनिया में पहली बार, कम से कम मैं तो जब से पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है या पत्रकार के तौर पर मैं काम कर रहा हूं, नई सरकार के लोगों को एडवाइजर कहा जा रहा है। उनमें ना कोई प्रेसिडेंट है और ना कोई प्राइम मिनिस्टर है और ना कोई एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट है। कम से कम अफगानिस्तान की तालिबान सरकार है, दुनिया उसको नहीं मान रही, लेकिन उनके यहाँ एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर है, एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर है। यहां तो सर से पैर तक सारे एडवाइजर हैं। सरकार तो जाहिर है फिर फौजी चला रही है, कौन चला रहा है? जी 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 ये बिल्कुल नए किस्म का तजर्बा हो रहा है बांग्लादेश। तो ये खबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्शन के अनाउंसमेंट के हवाले से। दूसरा खबर ये था कि जिसपे बांग्लादेश की बहुत नजर थी कि मोहम्मद यूनुस साहब से हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब की मुलाकात, यूनाइटेड जो अभी जनरल असेंबली का सेशन था, उसमें वो ये सोच रहे थे कि मोदी साहब जो है उनको गले लगा लें या उनको हाथ मिला लें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और इसलिए बांग्लादेश में जो है अब काफी मतलब सर्द है का माहौल है कि मतलब नई सरकार को मतलब मोदी साहब जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं या उसको मतलब उतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ मोदी साहब भी तो बहुत बड़े मतलब खिलाड़ी हैं इस मतलब पूरे खेल के, तो उन्होंने जयशंकर साहब को भेज दिया वहां के फॉरेन मिनिस्टर से बात करने के लिए, और उनकी बाकायदा जयशंकर साहब की और फॉरेन मिनिस्टर की बात हुई है और बहुत सारे मसलों पर जो है बात हुआ है, इंक्लूडिंग जो है उनका एक स्टेटमेंट भी आया है। जो उनके फॉरेन मिनिस्टर है उनका नाम है कुछ नाम है मुर्तजा करके कुछ कोई नाम है, मैं भूल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि एक स्टेटमेंट बाकायदा दिया है कि हिंदूज ऑफ बांग्लादेश आर सिटीजन्स ऑफ बांग्लादेश। अच्छा। और उनका प्रोटेक्शन जो है वो हमारी जिम्मेदारी है, बिकॉज दे आर सिटीजन्स ऑफ बांग्लादेश। उन्हें एनसीआर और मतलब सीए नहीं लगा रहे हैं वहां, वो उनको जो है वहीं रख रहे हैं। इसके अंदर की तय की बात यही है। और जाहिर सी बात है कि स्टेटमेंट जो है वो इंडिया को खुश करने के लिए या मोदी सरकार को खुश करने के लिए या बीजेपी वाले को खुश करने के लिए या भागवत साहब को खुश करने के लिए ये कहा गया है उन्होंने कि जो बांग्लादेशी हिंदू हैं वो बांग्लादेश के सिटीजन है और बांग्लादेश की गवर्नमेंट का जो है ये हक है और ये मतलब उनका वो बनता है कि वो हिंदुओं को जो है वो प्रोटेक्शन दे और उनको एज ए सिटीजन जो है ट्रीट करें। तो ये बड़ा स्टेटमेंट उधर से निकल के आया है। इससे पहले मोहम्मद यूनुस ढाका में एक बाकायदा मंदिर में भी गए थे और उन्होंने हिंदुओं की सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए उन्होंने एक तरह से भरोसा दिलाया था। अच्छा, अब मैं श्रीलंका की तरफ जाना चाहता हूँ। श्रीलंका में आपने प्रेडिक्ट किया था, वो पूरी तरह से उसी तरह से उतरा। आप चेन्नई में बैठे हैं, वहां से हवा बहरहाल श्रीलंका से जो आती है वो आप पहचान रहे हैं, क्या कुछ है वहां, क्या होने वाला? वहां भी एक लंबे क्राइसिस से निकल करके एक इलेक्शन हुआ है। आपको क्या लगता है, अब कुछ स्टेबिलिटी आएगी? देखिए, स्टेबिलिटी की तो बात मैं अभी नहीं कर सकता हूं क्योंकि अभी जो है वहां रिजीम चेंज हुआ है, नए प्रेसिडेंट आए हैं, प्राइम मिनिस्टर भी बन गई हैं और अभी तो लंबा सफर है, उनको 1-2 साल लग जाएगा ये बताने के लिए कि वो मतलब उनका क्या कार्यकाल है। लेकिन मैं जो एज एनालिस्ट श्रीलंका की बात कर रहा हूँ कि श्रीलंका को बहुत दिन से पढ़ रहा हूँ मैं, बहुत दिन से समझ रहा हूँ मैं और वहां देख रहा हूँ। ये तो होना था क्योंकि यहाँ पे बीजेपी को या मतलब जो राइट विंग हिंदू फोर्सेस हैं ये बहुत दिन से पावर का इंतजार कर रहे थे हिंदुस्तान के अंदर। आखिरकार उन्हें जो है वो पावर मिल गया। वहां जो है ये जो फोर्सेस हैं जिनका नाम है अनुरा कुमार दिशानायके जो अभी प्रेसिडेंट बने हैं। एक खबर और
छोटी सी जो इसके अंदर है कि जैसे हमारे चाय वाले हैं प्रधानमंत्री बन गए, तो अनुराग जी जो है वो टॉफी बेचते थे किसी स्टेशन के बाहर, अच्छा चॉकलेट और अच्छा। टॉफी बेचते थे, वो अब वो जो है प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो ये एक सिमिलैरिटी है और ये बिल्कुल कॉमनर है, मतलब बिल्कुल आम, मतलब इसमें मतलब नागरिक है श्रीलंका के। इनके ऊपर कोई बहुत बड़ा मतलब फैमिली का या डायनेस्टी का या कोई बहुत बड़े लीडर का इसका उसका कोई भी तमगा नहीं है। और ये हार्ड कोर मार्क्सिस्ट है, ये हार्ड कोर मार्क्सिस्ट है जो कि मतलब अब प्रेसिडेंट बने हैं। तो श्रीलंका अभी तक जो था वो बिल्कुल कैपिटलिस्ट वाले लोगों के हाथ में था, वो चाहे वो चंद्रिका कुमारतुंगे हो या फिर अभी रनिल विक्रमसिंघे हो, गोटाबाया है, ये सारे लोग जो है ये स्टैब्लिश्ड फैमिली डायनेस्टी से आते थे और ये एक्सट्रीमली रिच लोग थे। अब जो पावर है वो बिल्कुल राइट से लेफ्ट शिफ्ट हो गया है और ये जो है बहुत ही मतलब एक तरह समझ लीजिए कि बहुत ही आम इंसान की तरह के नागरिक हैं, एकेडी कहलाते हैं वहाँ पॉपुलरली, जैसे यहाँ एमजीआर एनटीआर उस तरह से कहलाया जाता है। तो खैर हमारे खत्ते की तो मतलब वो है, तो वो एकेडी कहलाते हैं। उनका पूरा नाम है अनुराग कुमार दिसानायके। तो अब उन्होंने जो है बहुत बड़ा धमाका किया है, मतलब इलेक्शन मतलब जीतने के बाद और प्रेसिडेंट के उन्होंने अडानी का जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट था ग्रीन एनर्जी का, जो कि मोदी जी के कहने पर रनिल विक्रमसिंघे ने वो अडानी जी को दे दिया था, उसको स्क्रैप कर दिया। वो विंड एनर्जी से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बनाते थे। उन्होंने कहा कि इसमें बहुत ज्यादा करप्शन था और इसमें कोई भी मतलब नॉर्मलसी नहीं थी, तो इस ऐसे प्रोजेक्ट को हम होने नहीं देंगे। और उन्होंने एकेडी साहब ने यही कहा है कि जो करप्शन का माहौल गर्म था अभी श्रीलंका में, उसको हम मतलब पनपने नहीं देंगे, करप्शन को हम कट करेंगे। उन्होंने एक चीज और बहुत अच्छी कही है, अब वो उस पर मान देंगे कि नहीं मानेंगे। उन्होंने बधाई दी है तमिल को, मुसलमानों को, क्रिश्चियनों को कि वो उनको वोट दें। बल्कि जो अभी एनालिसिस आ रहा है तो तमिल जो हिंदू तमिल है उन्होंने प्रेमदासा को वोट दिया है, दिसानायके को वोट नहीं दिया है। और मुस्लिम ने और क्रिश्चियन ने किसको वोट दिया है वो मालूम नहीं हुआ है। लेकिन दिसानायके जो प्रेसिडेंट बने थे तो उन्होंने कहा कि मैं सब लोगों को एक ही नजर से देखूंगा, हमारे लिए कोई मतलब किसी धर्म का मानने वाला नहीं है। लेकिन जो कोर आइडियोलॉजी है इनकी दिसानायके की, वो कट्टरवादी बुद्धिस्ट है। वो कट्टरवादी बुद्धिस्ट है। वो बीजेपी से भी से ज्यादा जो है वो एंटी तमिल है। वो मतलब जितने बीजेपी एंटी मुस्लिम है दिल्ली हिंदुस्तान के अंदर, उससे ज्यादा वो जो है एंटी तमिल है। तो अब ये देखिए कि उनकी क्या पॉलिसी होती है। वो मतलब यहाँ से भारत जो है उनसे कह रही है कि आप फेडरलिज्म दें और मतलब ये करें वो करें वो सारी चीजें। तो अभी उन्होंने जो है मतलब कार्यभार संभाला है। उनकी जो सबसे बड़ी उसके बारे में भी कहा इकोनॉमी हालत के, उन्होंने कहा कि मैं कोई मजिशियन नहीं हूँ कि 1 मिनट में मैं जो है पूरे इकोनॉमी को मैं सुधार दूं। मैं बस कोशिश कर सकता हूँ कि इकोनॉमी को जो है श्रीलंका के। अब श्रीलंका के हवाले से एक और खबर है जो कि हिंदुस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां जो है वो प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर हो गई हैं, उनका नाम है हरनी अनासूरिया। हरनी अनासूरिया जो है वो प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर हो गई हैं। लेकिन वहां जो है श्रीलंका में वो प्रेसिडेंट ही का जो है बोलबाला है, जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंट है वैसे ही श्रीलंका में प्रेसिडेंशियल फॉर्म है। लेकिन वहां भी एक प्राइम मिनिस्टर है जो कि जिसने, और ये हरनी अनासूरिया जो है ये दिल्ली के हिंदू कॉलेज की पढ़ी हुई है और इनके जो साथी लोग हैं वो अभी दिल्ली में मौजूद हैं, वो उनके बारे में बताते हैं। और ये सोशियोलॉजी से उन्होंने ग्रेजुएशन किया था और उसके बाद फिर वो ऑस्ट्रेलिया वगैरह चली गई थी, काफी पढ़ी लिखी। और ये एकेडमिक से आती हैं, इनका कोई पॉलिटिकल करियर वगैरह नहीं है। ये प्रोफेसर थी कहीं और वहां से जो है इनको लेके आए हैं ये मतलब हमारे जो दिसानायके साहब हैं। तो ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। एक और डेवलपमेंट उसमें है कि वहां की जो पार्लियामेंट्री असेंबली है उसको डिसॉल्व कर दिया है और 14 अक्टूबर को डेट दिया है कि वो पार्लियामेंट्री इलेक्शन होगा। वो सिस्टम है गवर्नेंस का वहां पे कि पहले प्रेसिडेंट बनता है तब फिर पार्लियामेंट बनता है। ये मालदीव में भी यही चीज थी कि पहले प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो जाता है उसके बाद फिर पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा। तो ये खबर जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है श्रीलंका से मतलब हमारे सामने इनको बताने के लिए। अच्छा, भारत और म्यांमार की, हमारे पास वक्त बहुत ही कम रह गया, जरा ब्रीफ में जितना हो सके भारत में क्या म्यांमार के बारे में कुछ रिकंसिडर किया जा रहा है? वहां अभी तक तो हमारे फौजी हुकूमत से ताल्लुकात अच्छे थे, वहां अब क्या कुछ हो रहा है, क्या नया क्या है?
देखिए, संक्षिप्त में ये बता दूं मैं कि भारत जो है वो डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी का नारा लगा रही थी, आंग सांग सू की कर रही थी। एक लंबे तौर पर जो है वो मिलिट्री सरकार को मानने से इनकार कर रही थी, और आंग सांग सू की जो कि मतलब डेमोक्रेसी के हलफबरदार थे, आलमबरदार थे, उनके पीछे थी। फिर भारत सरकार ने जो है वो खासकर बीजेपी सरकार ने ये जो आंग सांग सू की का नारा जो है वो कांग्रेस सरकार लगाती थी, और कांग्रेस सरकार क्योंकि वो आंग सांग सू की यहाँ पे दिल्ली में लेडी श्री राम कॉलेज की पढ़ी हुई थी और उनका पूरा अपना हिसाब किताब था यहाँ पे। लेकिन जब बीजेपी सरकार आई तो उसने प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स मतलब डिप्लोमेटिक अरेंजमेंट जो है वो अपने रास्ते खोल दिए मतलब मिलिट्री सरकार से। तो अभी तक जो है वो बज़ाहिर यहाँ तक के जो मिलिट्री के जो रिबेल हैं उनसे फाइट करने के लिए भारत ने जो है वो आर्म्स भी दिए हैं, जिसके रिकॉर्डेड मतलब वो हैं, और वो मिलिट्री सरकार से जो है अपने संबंध बना रहे हैं। अब क्या हुआ है कि ये जो 2021 का कू हुआ है और मिलिट्री सरकार वहां आ गई है, उसके बाद से वहां एक डेमोक्रेटिक मिलिशिया बन गया है जिसका नाम है डेमोक्रेटिक आर्मी, जो कि फाइट कर रही है मिलिट्री जंटा से। और अभी की सूरत हाल है कि एक के बाद दीगर जगहों पे वो डिफीट दे रही है। एक प्रोविंस से दूसरा प्रोविंस जो है वो डेमोक्रेटिक जो आर्मी है वो जीत रही है, और किसी भी वक्त जो है वो जनता जो है वो बाहर हो जाएगी। ये हसीना वाजिद की तरह नहीं होगा वहां, लेकिन ये होना है और सर्टेन है, जो कि अब जैसे मैं देख रहा हूं म्यांमार को कि आज हो कल हो। तो अब इस परिप्रेक्ष्य में या इस कॉन्टेक्स्ट में भारत ने एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है दिल्ली में, वो नवंबर के महीने में, उसका डेट भी शायद फाइनलाइज हो गया 26 का। तो उसमें ये जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं, उनके जो लीडर्स हैं, जो रिबेल हैं, उनको बुलाया है कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए, और उनसे कहा कि आप जो है फेडरलिज्म और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर और स्टेट ऑटोनॉमी, इस तरह की बातों पर आइए और अपना जो है भाषण दीजिए कि वो आप क्या कहना चाहते हैं। तो इसका जो फाइनल कंक्लूजन यही है कि भारत जो है अब वो अपने रिश्ते जो म्यांमार में अपोजिट फोर्सेस हैं मिलिट्री के अगेंस्ट में जो है उनसे अपने रिश्ते मजबूत बनाना चाह रहा है, ताकि अगर वहां रिजीम चेंज हो जाए तो दूसरी तरफ भी भारत के जो है की पकड़ वहां मजबूत होगी। ये सेटिंग वाली बात है, ये सेटिंग जो होती है जी। वो कई बड़ी मतलब अहम सरकारें ये करती हैं कि सरकार से भी और अपोजिशन से भी दोनों तरफ हाथों में लड्डू रखें, जब जिसकी सरकार होगी उसी के साथ खड़े हो जाएंगे। तो बहरहाल ऐसा हमने और दूसरे मुल्कों को भी करते हुए देखा है। बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे पास वक्त बाकी नहीं रहा, और बाकी फिर नेक्स्ट फ्राइडे फिर आपसे फिर बात होगी। मैं अपने दर्शकों से कहूं कि पूरी तैयारी से मुश्तबा साहब बैठते हैं, इस पूरे इलाके के मुल्कों पर नजर रखते हैं पूरे हफ्ते, और हमें ये सारी इंफॉर्मेशन एक साथ इकट्ठी एक प्रोग्राम में मिल जाती है। हम उनके शुक्रगुजार हैं। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा उसमें कमेंट्स जरूर लिखें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।